नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवीर स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा साइंस के पीवाईक्यूज की सीरीज लाई गई है और इस साइंस के पीवाईक्यूज की सीरीज में हम आपको कई सारे शिफ्ट के सॉल्यूशन करा चुके हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज जो शिफ्ट चलने वाली है वो कौन सी शिफ्ट चलने वाली है। कल जो शिफ्ट चली थी वो 5 सितंबर की थी, आज जो है वो 6 सितंबर 2022 की शिफ्ट है और हम इसी तरीके से शिफ्ट वाइज आपके सॉल्यूशन कराते आ रहे हैं। 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर आज 6 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा एक बैच लेके आया गया जो कि है साइंस स्पेशल बैच, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा और ये मात्र आपको 99 रुपए में मिलने वाला है। आपके माइंड में आएगा तो ये मिलेगा कहाँ पे? तो भाई ये हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। इस पर जाकर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी का अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे, समझेंगे और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठने के बाद में आप यहाँ पे खुद से सॉल्व करोगे और खुद से सॉल्व करने के बाद में अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए ये याद रखना, यूट्यूब पे हो चाहे कहीं पर हो, हमेशा आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, जिससे आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएं। गलत हो रहा है तो चीज़ों को देखें कि सही कैसे होगा, और खुद से सही हो रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ, अब मेरे अंदर इंप्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है भाई? बोला गया है जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद इनमें से क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम होता क्या है? मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो ये क्या आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। अब इसको हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है। कोई भी चीज हवा की उपस्थिति में जलाई जाती है, इसका मतलब है उसकी क्रिया किससे होगी? उसकी रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीजन से होगी। और जैसे ही इसके साथ में ऑक्सीजन से इसकी क्रिया होती है तो ये क्या बनेगा? MgO बनता है। और आप देखो ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं? 2 बढ़ा देता हूं, जिससे ये क्या बन जाएगा? 2MgO बन जाएगा। प्लस यहां पे क्या बनेगी? एनर्जी मिलेगी। और यही है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यहां पे क्या बना? MgO बना। इसे हम क्या कहेंगे? यही है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ किस तरीके से सॉल्व करना है? जो चीज दी है उसको यहां पे रखना है और उसके बाद में तुरंत उसको ये देखना है कि हमें यहां पे किस किस चीज की जरूरत है और इससे क्या बनने वाला है, क्या निकलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है 2? कहता है 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब आपका दिमाग घूम गया होगा, इतना सेंटीमीटर सेंटीमीटर बोल रहे हैं, क्या है ये? इसके बाद बोला गया प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। बोला क्या जा रहा है कि दर्पण कौन सा है? भाई उत्तल दर्पण है। तो चलिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है इस टाइप का, जिसमें एक साइड में क्या कर दूं? एक साइड पे पॉलिश कर दूं, और पॉलिश कहां होगी? अंदर वाले साइड पे। और इस तरीके से आपका क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका अक्ष बन जाएगा। और जैसे ही इसके अक्ष बनेगा, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को, यानी इसका ऊंचाई दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखी है दर्पण के सामने, ये है। अब बोल क्या रहा है? 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो इस दर्पण की जो फोकस दूरी है ना, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। चलो ये भी क्लियर हो गया। फिर कहता है 24 सेंटीमीटर की दूरी पे ना वस्तु रखी है। तो ये जो दूरी है ना, ये कितनी है? ये 24 सेंटीमीटर की है। इतनी बात समझ में आ गई। बोला क्या जा रहा है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा और ऊंचाई कितनी होगी, इसकी बात की जा रही है। तो आप यहां पे देखोगे कि जब यहां पे दिया क्या क्या उसको सॉल्व करना है। तो यहां देखो फोकस कितना हो गया? फोकस हो गया आपका यहां पे 8 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाना, ये प्लस होगा या माइनस? तो भाई जब मिरर के राइट साइड कोई चीज होती है उसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई चीज लेफ्ट है तो उसे माइनस से करेंगे। तो ये क्या है? राइट है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। u क्या है? जो कि वस्तु की दूरी है।
वस्तु की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर। बताओ प्लस होगा या माइनस होगा? तो वही चीज मिरर के लेफ्ट में है तो माइनस होगा। हमें पता क्या करना है, सबसे पहले मुझे बी के बारे में पता करना है, ये बाद में पता करेंगे कि ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ऊंचाई के लिए हमारे पास में बी चाहिए। बेटा बता तो दिया है, एप्लीकेशन रिकवर हो रही है, उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और क्लियर सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और रेगुलर बेस पर स्टार्ट होंगी। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि हाँ भाई थोड़ी सी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही अगर हम यूट्यूब पे क्लास दे सकते हैं तो एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। रीजन क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से वो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। अगर जैसे ही आपका रिकवर होगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और क्लासेस रेगुलर बेस पर आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आपका मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f अपॉन 1/b प्लस 1/u। अब बस क्या करना है, इन वैल्यूज को रखना है। f की वैल्यू कितनी है भाई, मेरे पास में 8 है। b की वैल्यू मुझे पता करनी है, u की वैल्यू माइनस में, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगा दिया है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/8 और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा इधर जाकर, तो ये हो जाएगा 1/24। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद में यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/b की वैल्यू यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इनके एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 से 24 कितने टाइम, 3 टाइम, और 24 से 24 1 टाइम, तो यहां पे क्या आया 1/b इक्वल टू आ गया 4/24। इतना तो सब सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, इसको हम काट देंगे, किससे काटेंगे, ये तो 4 से ही कट रहा है, तो क्या बनेगा ये 1/b इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या निकालेगी, यहां से b की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। किस में आया है, प्लस में आया है। और अगर ये चीज प्लस में है तो मैं कैसा कह सकता हूं कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी। तो सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इमेज इसके आधार पर कैसी बनने वाली है, सीधी बनने वाली है। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। माइनस होता तो माइनस का मतलब है कि उल्टी इमेज बनेगी। अब मुझे क्या बताना है, ऊंचाई बनानी है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं, आवर्धन निकाल लेता हूं। वो लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस के b/u। यहां पे मुझे b पता चल गया कितना है, 6 है, लेकिन माइनस लगा इसलिए इस माइनस का 6 हो जाएगा। u की वैल्यू आपको पहले से पता है 24 है, तो माइनस में दे रखी है तो माइनस का 24 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई है, तो m की वैल्यू आपकी आ गई 1/4। ठीक है, अब क्या पता करेंगे, क्योंकि मैंने मैग्निफिकेशन निकाल दिया है। अब इस आधार पर मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, जो का आपका होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं क्या, m का हमें पता है कितना 1/4 है, हाइट ऑफ इमेज हमें पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये लो, 4 से 4 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर की आई है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही कह रहा है सीधा है और 1 सेंटीमीटर है। रामकृष्ण कुशवाहा भाई गुड इवनिंग, और संजीव ठाकुर भाई गुड इवनिंग। इसी के साथ में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको सबसे पहले जो दिया है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। इनको रखने के बाद में यहाँ पे मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूला से मैंने बी की वैल्यू निकाली। बी की वैल्यू प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो प्लस है तो सीधा बनेगा, माइनस होता तो उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, इमेज की हाइट नहीं दे रखी, और मैग्निफिकेशन भी नहीं दे रखा है। जब हमारे पास में फॉर्मूला हो, 3 में से 2 ही नहीं दिए तो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किया। यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाली और वही यहां पे पुट कर दी और आंसर आ गया। और ए आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है रामकृष्ण और संजीव भाई ने, बहुत ही अच्छा आंसर है। हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर, और इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें बताना है क्या, इनको सम्मिलित करना है, मैच करना है। अब मैच करने के लिए एक तरफ में आपको क्या दे रखे हैं, समूह दे रखा है क्रियात्मक, और दूसरी तरफ में समूह का नाम दे रखा है।
आपको पता होना चाहिए कि जब COOH की बात की जाएगी, COOH क्या होता है, तो याद रखना ये COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसलिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा C। और फर्स्ट का C किस में दे रखा है, इस B में दे रखा है और D में दे रखा है, इसलिए A और C हो जाएगा यहां पे गलत। अब देखते हैं ये किसका होता है, तो याद रखना ये जो फॉर्मूला होता है ना RCOR, ये कीटोन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, ये कीटोन का फॉर्मूला होता है। तो ये सेकंड का B हो जाएगा। तो सेकंड का B किस में दे रखा है, यहां A दे रखा है, यहां B दे रखा है, तो B यहां पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, क्योंकि बचा कौन सा है, COOR, ये आपका एस्टर का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम इसका बस फॉर्मूला पूछा जाता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर निकल के आ जाएगा। आ गया कि नहीं। COOH है कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOR है कीटोन है, COOR है तो एस्टर है। जहां पे डबल R है वो कीटोन है, जहां पे डबल O है वो एस्टर है, इतना याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 4 को देखते हैं। यहां भी ऐसा ही दिया है, एक और सम्मिलित करना है, कैसे करेंगे। तो बेटा जो नींबू वाली बात आती है, नींबू को आप सभी जानते हैं, इसके अंदर क्या होता है, खट्टापन होता है। और खट्टापन किसकी वजह से हो सकता है, साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये खट्टा होता है। तो आपका आंसर फर्स्ट का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये वाला हो जाएगा बी। तो आप देखो पहले का बी किस में दे रखा है, केवल सी में दे रखा है, और इसी के आधार पर मेरा आंसर सीधा सीधा निकल आया, मुझे दूसरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं, संजीव ठाकुर ने बता दिया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, सी आंसर है, और पहले वाले का डी है। और बिच्छू होता है, तो बिच्छू के जो स्टिंग होती है ना, उसमें होता क्या है, तो ये याद रख लेना, जो बिच्छू का डंक होता है ना, उस डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये आपका सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का BA हो जाएगा। और बचा क्या, टमाटर, इसका जो कसैलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्जेलिक की वजह से होता है, इसलिए थर्ड का हो जाएगा सी। बताइए हो गया कि नहीं हो गया। तो फोर्थ का भी आपका आंसर निकल के आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी रामकृष्ण भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। आ गया समझ, कुछ नहीं है, आपको अगर फॉर्मूला रटे हैं आप आंसर दे सकते हैं, आपको पता है कौन सी किस चीज में क्या एसिड होता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका क्या है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं। क्यों, क्या कहता है कि एक प्रकाश किरण है भाई 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, किसकी है, कौन सा दर्पण है, अवतल लिखा, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण होता है सर इस टाइप का होता है, और इसके बाहरी पार्ट में पॉलिश कर दी जाती है, ये मिरर का काम करने लग जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या होती है, एक एक्सिस होती है, और एक्सिस है, जब हम इस वृत्त को पूरा कर दें तो इसका सेंटर भी होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं, जो कि हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। बस इतनी सी बात थी जो कि दे रखा है। बोला गया है जब परावर्तन होगा तो एक किरण आती है, ठीक है, एक किरण इस तरीके से आती है समानांतर मुख्य अक्ष के, और कहां पे आपतित होती है ये पूछ रहा है। तो समानांतर का एक कंडीशन है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है, या फोकस से गुजरती है। तो यही पूछा गया है, ये होता है फोकस। और इस फोकस की अगर मैं बात करूं तो फोकस हमेशा याद रखना, ये फोकस, ये जो फोकस होगा ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर कहेंगे रेडियस का आधा होता है। कितना दे रखा है रेडियस, रेडियस तो 10 दे रखी है, आधी कितनी हो जाएगी, वो तो हो जाएगा आपका 5। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ, क्या क्या दे रखा था, सीधा देखो, प्रकाश किरण है अवतल दर्पण पर गुजर रही है, तो अवतल दर्पण मैंने बना दिया। अवतल दर्पण का मतलब है इसके आउटर वाले पार्ट पे पॉलिश करना। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो अगर मैं इस गोले को पूरा कर दूंगा तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, इसका सेंटर होगा। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें कि पोल तक की जो दूरी है वो त्रिज्या होगी, वो होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब जो किरण आ रही है वो कैसे आ रही है, समानांतर आ रही है, और इसकी कंडीशन होती है चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो। जब इनकी कंडीशंस को पढ़ेंगे तो जब भी कोई भी प्रकाश किरण समानांतर आती है मुख्य अक्ष के, वो हमेशा याद रख लेना, वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो ये भी क्या आई, समानांतर आई और ये फोकस से गुजर गई। चलो आई इस तरीके से और फोकस से गुजर गई। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये फोकस से गुजर रही है। अब यहां से हमसे फोकस का पता करना है कितना होगा। याद रखना रेडियस का आधा होता है फोकस, या फिर कह सकते हैं फोकस का दुगना होता है रेडियस। तो यहां पर यही बात थी, रेडियस दे रखी है उसका आधा कर दिया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6, और इस 6 में आपको क्या देखना है, हमारे पास में एक रिएक्शन है ZnO, इसकी क्रिया कराई गई है C से, कार्बन से, और इसके बाद में क्या बना है, Zn बना है और CO बना है। आप इस चीज को देख पा रहे हो। अगर मैं इस चीज को मैं यहां लिख दूं, चलो ये लिख दिया, ZnO है प्लस का C है, कार्बन से इसकी क्रिया हुई है, Zn बचा और CO बना। अब ध्यान से देखना, ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड से पा रहे हो कि यहां पर कार्बन था और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, और जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, तो ये क्या होगा, इस सब कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन है, और जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण है। तो यही है आपकी अपचयन ऑक्सीकरण, या फिर कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन क्रिया होती है। रामकृष्ण बता रहे हैं डी। ठीक है, अब आप बताएं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, जिंक ऑक्साइड है और इस जिंक ऑक्साइड जो है वो यहां पे ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। अब आप कहेंगे, याद रखना कि जब भी आपका कोई भी रिएक्शन अपचयन कर रही होगी तो उसमें जो एक व्यक्ति है या फिर एक यौगिक है वो अपने से ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो वो ऑक्सीकारक एजेंट होता है। ठीक है, यानी उल्टा होता है, हुआ अपचयन है और ऑक्सीकारक एजेंट बन गया ये ZnO, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को हटा दिया, इसलिए ऑक्सीकारक एजेंट है। अब यहां पे कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, तो मैं इसका उल्टा कहूंगा ना, क्या ये जो कार्बन है ना ये अपचायक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब इस दूसरी बात पे करते हैं, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है वो लैंग्वेज मैं बता रहा हूं। और जिंक ऑक्साइड की बात करेंगे तो जिंक ऑक्साइड को आप देख पा रहे हैं कि इसका जिंक में अपचयन हो रहा है। ये 4 चीजें हो रही हैं और आप इस आधार पर आप आंसर दे सकते हो। देख लो, ऑप्शन ए को देखोगे, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, तो मैंने बता दिया जिंक ऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। सी क्या कर रहा है, अपचायक के रूप में यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो ये भी मैंने कह दिया। सी कहता है ZnO जो है यानी जिंक ऑक्साइड का जिंक में ऑक्सीकरण होता है, तो ये तो कह रहा है जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन होता है, और हमें क्या बताना था, यहां पे गलत बताना था, हमारे पास में आंसर आ गया गलत वाला। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ चुका है गलत वाला। अब हमें गलत ही बताना था तो बता दिया। आया समझ? जो यहाँ पे रिएक्शंस दी होती हैं उन रिएक्शंस को समझना होता है और समझने के आधार पर हमको आंसर देने होते हैं। तो हमने जब देखा कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक बन रहा है, कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक से ऑक्सीजन हट रहा है और एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिससे ऑक्सीजन हट रहा है वो अपचयन है लेकिन ऑक्सीकारक के रूप में है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो आपका कैसा है, वो ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचायक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। बस इतनी सी बात थी, इसी तरीके से आंसर आपका निकल आया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसी ना सबका इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन का मतलब क्या है,
कभी ना कभी किसी ना किसी का हाथ वगैरह या कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कहूँगा सबका होता है, लेकिन हाँ होता है। या फिर हम कहेंगे कि आपने अगर सीलिंग बनाई होगी, छत बनाई होगी, तो हम कहते हैं भाई पीओपी कर देना, कहते हो ना पीओपी करा देना। तो ये क्या है, वही पीओपी है और इसका रासायनिक नाम पूछा है। तो रासायनिक नाम से सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और यहाँ पे क्या होता है, हाफ H2O होता है। जब ये बन जाएगा तो आप कहोगे Ca से क्या बनेगा, Ca से तो कैल्शियम बनेगा, और SO4 से क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, और H2O क्या है, हाइड्रेट हो रहा है। लेकिन कितना हाइड्रेट हो रहा है, आधा हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हेमी हाइड्रेट। आप देख लो किस में दिया है, कैल्शियम, सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, बताइए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां पर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो इसी तरीके से इसका आंसर निकल सकता है। पीओपी क्या होती है, पीओपी आपने देखा होगा कि वाइट से जो होता है वो प्लास्टर जो लगाते हैं, हाथ टूट जाता है जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पर प्लास्टर जो लगाया जाता है वो पीओपी ही होता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जब हम दीवारों पर पुतवाते हैं या दीवारों को छत पर हम जो कराते हैं वो भी पीओपी होता है। आपने देखा होगा जो बर्तन टाइप के बनते हैं या कोई खिलौना बनता है वो भी किससे बनता है, पीओपी से ही बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया जाइलम का एक घटक नहीं है, जाइलम क्या होता है। आपने देखा होगा कि ये क्या है, ये एक पेड़ है, ये तो नहीं है, ये वाला पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये आपका पेड़ लो बना दिया, कुछ ना कुछ तो बन गया ये, इसमें होती हैं शाखाएं, ठीक है, ये शाखाएं जा रही हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे पत्तियां भी तो होती हैं, तो भाई ये क्या है, यहाँ पे पत्तियां, ये क्या है, ये जड़ है, ये जड़ बना दी, और एक शाखा यहां निकली थी, ये क्या है, ये पत्ती है, लो मैंने कुछ ना कुछ तो बना ही दिया है। अब मैंने जाइलम का क्या बोला कि आपको पता है कि मिट्टी है हमारे पास में, और मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी होता है, नमी होती है, हम पानी कहाँ डालते हैं, मिट्टी पे ही तो डालते हैं, तो पानी मिट्टी के अंदर होता है। तो जाइलम करता क्या है, ये जाइलम यहां पर जड़ से यानी रूट के पास ही तो मिट्टी है, तो रूट से क्या करेगा, पानी को पहुंचाएगा, किसके पास, पानी को, इसको कहां पहुंचाना है, पत्ती तक पहुंचाना है, क्योंकि खाना बनाने का काम कौन करेगी, पत्तियां करेंगी। इसलिए यहां पर जाइलम क्या कर रहा है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि इसमें क्या क्या होता है, तो याद रखना, ये याद रख लेना कि सबसे पहला आपका एक होता है जिसे हम ट्रैकिड्स कहते हैं, जाइलम का पार्ट है। इसके अलावा बेसल जो है ये जाइलम का पार्ट है। इसके अलावा एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जहां पर पानी स्टोर होता है, और एक होता है जो कि आपका इसमें हेल्प करता है, जाइलम फाइबर। तो ये पार्ट किसके हैं, ये जाइलम के पार्ट होते हैं, यानी आपके जाइलम के पार्ट ये हमने बता दिए। अब सोच लो, देख लो, बाहिका है, हाँ जी है, ट्रैकिड्स है जी, पैरेन्काइमा है, ये क्या बचा, क्या कंपेनियन सेल, और ये कंपेनियन सेल होता तो पार्ट है लेकिन जाइलम का नहीं होता, ये फ्लोएम का होता है, ये फ्लोएम का टाइप है कंपेनियन सेल, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9 तो है नहीं, लेकिन उससे पहले एक और प्रमोशन। क्या कहता है कि भाई हमारे द्वारा एक स्पेशल बैच जिसका नाम है साइंस स्पेशलाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर पढ़ना है अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ के जैसे समझ में आ जाए ऐसा पढ़ना है, और जब हम क्वेश्चंस लगाएं तो क्वेश्चंस के आंसर भी निकल पाए इस तरह से पढ़ना है, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं इस बैच में। और इसमें मैं आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा ये भी मैं बता दूं ये यूजफुल रहने वाला है, चाहे वो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई एग्जाम जिसमें साइंस पूछा जाता है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बता दूं इसकी प्राइस, तो इसकी प्राइस है केवल 99 रुपए, बिल्कुल 99 रुपए, यानी 100 रुपए भी नहीं है, आपकी पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। तो ये आपके 99 रुपए में आप इस सब्जेक्ट को यानी पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है, ये हमारी एप्लीकेशन पे मिलने वाला है जिसका नाम है यादबीन स्मार्ट क्लासेस पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पास में 3 माध्यम है, 1 2 3, इनके अपवर्तनांक दे रखे हैं। यानी अगर मैं माध्यम की मैं बात करूं तो माध्यम पहले का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, मैंने बोला 1.31 है। दूसरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.36 है। तीसरे का जो अपवर्तनांक है वो है 1.44। अब आप ये बताओ,
अपवर्तनांक किसका ज्यादा है? तो मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं, अपवर्तनांक ज्यादा है इसका मतलब है वो चीज उतनी ही सघन होगी। अपवर्तनांक ज्यादा इसका मतलब वो कैसी होगी? वो डेंस होगी। और सघन चीजों में वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी कम होती है। अब आप खुद बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी b, अगर मैं मानूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? v1, v2 और v3 है, तब उस आधार पर इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, सबसे ज्यादा होगी तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा। कम किसका है? कम तो पहले वाले का है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि v1 में वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो तीनों से कम सघन है, यानी वो विरल माध्यम है, यानी वो रेयरर मीडियम है। और रेयरर से जब भी हम सघन की ओर जाते हैं, डेंसर की ओर जाते हैं, तब वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए क्या होगा? v2 की वेलोसिटी क्या होगी? v1 से कम होगी। और फिर सबसे लास्ट, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे आपको क्या दे रखा है? एक फोटो दे रखा है। ये फोटो जो है वो किसका है? फ्लोएम का है। किसका है? ये आपको दिखा रहा है, ये फ्लोएम का है, फ्लोएम टिश्यू का है। अब बोला क्या गया है कि यहां पे उस भाग को दर्शाइए जो परिवहन में सहायक होता है। तो यहां पर हमारे पास में 4 पार्ट दिए गए हैं, ए, बी और सी, डी। तो ए, बी, सी, डी में हमसे बोला गया है कि इसमें परिवहन में सहायक कौन है? आप खुद बताओ कौन सहायक हो सकता है। तो ये याद रखना कि जहां पर ए दिया गया ना, ये वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, ए वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सीव प्लेट। जो बी वाला पार्ट आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीव ट्यूब। सी वाला पार्ट जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये पैरेन्काइमा है, जहां पे फूड जो है वो स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूड स्टोर हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब बचा कौन सा? अब बचा लास्ट का डी, इसे कहते हैं कंपेनियन सेल। गुड इवनिंग स्टूडेंट लाइफ भाई, बहुत लेट आए हो। अब आपसे मैं बोलूं कि जो सी और डी है ना, सी और डी है ना, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, ये सी और डी, सॉरी, ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो सीव ट्यूब करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बी पॉइंट आपका है सीव ट्यूब का, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है 11? हमसे बोला गया है कि कोई ऐसा पौधा है इन चारों में से जो कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि जब हम किसी पौधे का तना किसी पौधे में लगा दें तो वहां से क्या हो जाता है? वहां से वो डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, और अगर उसकी पत्तियां अगर किसी जगह पे लगा दें तो वो डेवलप होने लग जाती हैं। तो यहां पर ऐसा कौन सा है जो यहां पर कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। तो आप देखेंगे गन्ना है, गुलाब है और अंगूर है। ये तीनों ही क्या है? ये कायिक प्रवर्धन से उगाए जा सकते हैं, लेकिन आम हमेशा बीज से उगाया जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कहता है? मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो अगर मैं ये कहूं, जो निपतित का मतलब होता है कोई चीज कोलैप्स ना करे, कोलैप्स करना। तो यहां पे क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो विंड पाइप होता है वो इस टाइप का होता है, और इस पे क्या होती हैं? बलय होती हैं, जिन्हें हम रिंग कहते हैं। ठीक है, और ये रिंग क्या है?
जब मैं आप देखूं कार्टिलेजिनस होती हैं तो ये कार्टिलेज की बनी होती हैं, और जब यहाँ पे क्या हो, वायु मार्ग को किसी अवरोध हो जाए तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे ये वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती, यानी कोलैप्स नहीं होने देती हैं। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये उपास्थि बलय कहलाते हैं, या फिर कहेंगे इन्हें कार्टिलेज। बिल्कुल रामकृष्ण कुशवाहा है, उसका आंसर मैंगो था, लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उपास्थि बलय। जो श्वसन तंत्र में वायु मार्ग जो होता है, विंड पाइप जो होता है, इस विंड पाइप में ये आपने देखा होगा रिंग टाइप का होता है, उस पे बलय टाइप की दिखती हैं। वो बलय यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई वायु मार्ग आएगा, यानी जब हम सांस ले रहे होते हैं, सांस लेने में कभी कभी आप देखते हैं ना, कभी कोई ऐसा दिक्कत ना आ जाए, गर्दन हमारी इस तरीके से होती है, इस तरह से होती है, तो यहाँ पे हमारा काम कौन करता है, कार्टिलिनियस रिंग्स काम करती हैं, यानी कार्टिलेज काम करने लग जाता है, जो उसको फ्लेक्सिबल बना देता है, और इस फ्लेक्सिबल की होने की वजह से वो कोलैप्स नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या कहता है 13? 13 को देखोगे कि किसी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो पहले हम बात करते हैं परिनलिका क्या है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का मतलब है कि हमारे पास में कोई वायर है और इस वायर में क्या किया जाए, करंट का अगर फ्लो करा दिया जाए, तो करंट का फ्लो करा देने पर क्या होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र अगर मैं इस वाले की पार्ट करूं, तो यहां पे आपने देखा होगा कि अगर ये चुंबक है और इस चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो जहां का मतलब है कि इसके पास क्या होगा, यहां ज्यादा होगा और जितना दूर जाएंगे वहां पे कम होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे बीच वाले पार्ट को देखूं, यहां पे इस वाले पार्ट को देखूं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सभी जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा याद रखना समान होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मध्य में होता है। मध्य में कैसा होगा, समान होगा या फिर प्रबल होगा, तो यहां पे क्या होगा, सेम होगा हर जगह पर। तो सभी जगह पर समान पूछा जा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो, क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं, अब आपके 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, और आप इतना लेट हो, कहां पर हो, ये ध्यान रखो भाई। अगर क्लासेस रोजाना ले रहे हो तो क्लासेस पर ध्यान दीजिए। इस तरीके से अगर आपका सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको रोजाना क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इंप्रूवमेंट आपका तभी हो पाएगा जब आप क्लासेस लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ए है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 प्रतिरोध हैं, यहां पे बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम की जब बात की जाएगी तो डायरेक्ट जोड़ दो भाई, 10 है, 15 है और 30 है, कितना हो जाएगा, 30 और 10 40 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर है, कुछ नहीं करना। ट्रैवल कर रही हैं, कल एनटीपीसी का एग्जाम है, बहुत अच्छा एनटीपीसी का एग्जाम है भाई। सबसे पहली बात है कि आप पेशेंस बनाए रखें, एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी जैसी तैयारी है उस तैयारी को अब बस थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ ज़्यादा पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। सिलेक्शन हो बहुत अच्छा रहेगा, सिलेक्शन होगा तो आप हमसे ये कहेंगे कि हाँ यादविन स्मार्ट क्लासेस में पढ़े थे तो सिलेक्शन हो गया है, तो आप आपके साथी जो चाहते हैं सिलेक्शन हो तो वो भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, बताओ। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सिगरेट पीने वाले, वो यहाँ पर पढ़ लें, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो जब आप सिगरेट पीते हैं ना, तो सिगरेट पीने से वो जब धुआं अंदर एंटर कर जाता है, तो एंटर करने की वजह से एल्वियोली को लगता है कि वो ऑक्सीजन है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन तो होती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आने लग जाती है। और जब फेफड़ों में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो सूजन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का स्तर, यानी क्योंकि हमें एल्वियोली को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिगरेट पहुंच चुकी है उस जगह पर, यानी उसका धुआं पहुंच चुका है। अब वो ऑक्सीजन को फिल्टर करता था, अब वो धुएं को फिल्टर करने लग गया है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी। और एक बात याद रखना कि हमारी सेल जो होती हैं, सेल के ऊपर एक प्रकार का इस टाइप के बाल टाइप के दिखते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, ये सीलिया कहलाते हैं, और ये सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो याद रखना, इस सीलिया को ही खत्म कर देता है, मूवमेंट ही नहीं होने देता।
तो ये आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये फेफड़ों में सूजन ले आती है, ये ऑक्सीजन में कमी लेके आ सकती है, ये सीलिया को खत्म करने पर ध्यान देती है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर लगाओगे? फेफड़ों में शोथ का कारण बनता है, छाती की मांसपेशियों को कमजोर करता है, आरबीसी की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, या फिर कहेंगे कि ये ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पश्चिमाप को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है? सीलिया को खत्म कर देता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें सीलिया जो होता है उसको खत्म कर देता है। क्या त्रिशा से मैंने डिलीट कर लिया? तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीवों का इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? आपके पास में ऑप्शन है। आपने देखा होगा कि जब कोई आपके पशु होते हैं वो जब मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो डेड होने के बाद हम उन्हें कहीं ना कहीं फेंक आते हैं, ज़्यादातर तो फेंक ही आते हैं। तो फेंक आने पर वहां पे आप देखते हैं उनके धीरे धीरे उनमें कीड़े से पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया आने लगते हैं। उनमें कीड़े पड़ने के बाद में आपने एक और चीज देखी होगी कि गिद्ध वगैरह भी आने लग जाते हैं। तो क्या होता है? वो किसका काम कर रहे होते हैं? वो उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं? अपघटित कर रहे होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीकम्पोजर। वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम डीकम्पोजर के नाम से जानते हैं। जो मृत और क्षयकारी जीवों को यानी मृत जीवों को खाते हैं उन्हें अपघटनकर्ता कहते हैं या फिर अपघटक कहते हैं, क्योंकि वो उस चीज को खत्म कर रहे होते हैं, अपघटित कर रहे होते हैं, जो यहां पर जरूरत की चीज नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ में आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि सर 16, 16, 17 या 18 क्वेश्चन कराते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि कुछ चैप्टर जो हैं वो हमारे एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, और जब हटा दिए हैं तो उन्हीं से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आते थे। तो होगा क्या? उन क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा तो आप ग्रुप डी की तैयारी कैसे करोगे? भाई ग्रुप डी में हमें उन चीजों को पढ़ना है जो पेपर में आने वाली हैं, जो आने नहीं वाली उसका बार बार रिवीजन क्यों करना? तो मैं इसी वजह से बता रहा हूं कि हम लोग 16 से 20 क्वेश्चन लेके आते हैं। उसका रीजन है कि यहां पर कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, या कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, वो मैंने ले लिया, लेकिन मैं लेके नहीं आता। क्यों? श्रेणी क्रम में जोड़ना क्या है? डायरेक्ट जोड़ देना। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हमें प्रैक्टिस उसकी करनी है जो हमारे पास में, जिसमें लग सकता है हमें डाउट आएगा। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि अगर आपने अदर क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, और इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको साइंस के पीवाईक्यूज दिख जाएंगे जो कि ग्रुप डी के लिए हेल्प करेंगे। और 17 अगस्त 2022 से लेकर 6 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट तक हम यहां पे कंप्लीट करते आ रहे हैं और इसी तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे। तो ग्रुप डी की अच्छी तैयारी करना चाहते हो और ग्रुप डी के पीवाईक्यूज अगर हमारे साथ में करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके 5 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल में आप जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है यादबिन स्मार्ट क्लासेस। वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको लिंक के साथ में आपको क्या मिल जाएगा? आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसी के साथ में हमारा एक बैच है जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच। इस बैच को खरीद लीजिए क्योंकि ये केवल 99 रुपये में है, और 99 रुपये में आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो इस बैच में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो सारे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे शाम को 6 बजे साइंस की बैच में। तो आप हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़ते रहिए, और जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, और इसी के साथ में जो क्लासेस हमारी हुआ करेंगी वो क्लासेस भी आपको उनको देख पाएंगे। यूपीएसआई का भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएसआई के लिए हमारे सुबह के बैच में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुबह हमने 7 बजे से लेके 1 बजे तक की क्लासेस चलाई हैं जो केवल यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।